शुक्रवार के भरपूर एक्शन दिन के बाद आज नए हफ्ते की शुरुआत के लिए है थोड़ी सुस्ती के, थोड़ी कमजोरी के संकेत, मिले जुले संकेत। आइए करते हैं शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नए हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार। नई सीरीज तो हो चुकी है शुरुआत और कुछ खास प्रोग्रामिंग भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आज, तो इन सभी बातों पर करेंगे चर्चा। बिल्कुल दीप, और पिछला हफ्ता क्योंकि बाजार का एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था और बाजार के एक्शन के साथ साथ हमने काफ़ी कुछ काम किया है, तो दो बड़े इंटरेस्टिंग शोज हमारे दर्शकों के लिए आने के लिए तैयार है। पहला तो आज ही 11 बजे, नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया है, बेटर हाफ। हाँ, यानी कि पहले 6 महीने खत्म हो चुके हैं, दूसरे 6 महीने आने वाले, तो दूसरा हाफ इस साल का जो है क्या वो बेहतर होगा, बेटर होगा। और यही मैं शुक्रवार को 3:30 बजे बता रहा था हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, अगले 6 महीने कैसे रहेंगे बाजार के, ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से, हमारी इकोनॉमी के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, और साथ ही साथ हमारे बाजार के लिहाज से हम एक आधा घंटे का विशेष शो आपके लिए करने जा रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू बनाना चाहते हैं इस बाजार पर, जानना समझना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, उनके लिए विशेष शो होगा। तो अगर आप डे टू डे डायरेक्शन से हटकर, रोज सुबह तो हम आपके लिए लेकर आते ही हैं, लेकिन डे टू डे डायरेक्शन से हटकर अगर आप बाजार में आगे के लिए थोड़ा सा लंबा व्यू बना रहे हैं तो आपके लिए ये शो विशेष है, ज़रूर देखिएगा। दूसरा शो कल सुबह 11 बजे आने वाला है। जो विदेश में निवेश की पाठशाला की हम बात कर रहे थे कि विदेशी शेयरों में आप कैसे पैसा लगाएं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, उस पर काफ़ी कुछ सवाल हमारे पास आए हैं दर्शकों को, उस पर भी हमारा शो तैयार है। फाइनल टच हम उसको दे रहे हैं कल सुबह 11 बजे, ये भी आपके लिए होगा। तो पिछले हफ्ते के हमने काफ़ी कुछ जो मेहनत की है, रिसर्च की है, जो काम किया है, उसका आपको परिणाम इस हफ्ते देखने को मिलेगा। तो इस हफ्ते आज और कल दोनों ही दिन आपके लिए विशेष शो है, ये शो आपको मिस नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए टाइम, 11 बजे आज बेटर हाफ और कल विदेश में निवेश की पाठशाला, दोनों पर अनिल जी अपने व्यू देंगे। आइए सर, आज का एक्शन भी समझें। सबसे पहले तो ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं ये बताएं। ट्रिगर्स दीप आज के लिए अमेरिकी बाजारों से मिले जुले ट्रिगर से वैसे देखा जाए तो तेजी शानदार रही। निचले स्तरों से डाउ 600 पॉइंट रिकवर होकर 300 पॉइंट से ज़्यादा डे हाई पर बंद हुआ। नैस्डैक ने भी सेंचुरी मारी, और ये सब कुछ तब हुआ जबकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स कोई बहुत जोश नहीं दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में बहुत बेहतरीन तेजी हुई है और अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड भी बिल्कुल वैसे रहा जैसे हमारी बाजारों का था। खुलने के बाद गिरे और गिर के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। एसजेक्स निफ्टी एकदम सपाट है, उसकी वजह है डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी। डाउ फ्यूचर्स से लगभग 200 पॉइंट नीचे है और उसका असर आप आते हुए देख रहे हैं एसजेक्स निफ्टी पर। दूसरा ये कि हम चूंकि थोड़े से शुक्रवार को ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, आज रात अमेरिका में छुट्टी भी है। ये सारे ट्रिगर्स हैं आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स के। दुनिया भर में मेटल्स की कीमतों में तेज गिरावट होती दिख रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और जून तिमाही में बैंकों की लोन ग्रोथ के आंकड़े दमदार आते हुए दिख रहे हैं। आज फिर से बैंकिंग शेयरों के ड्राइविंग सीट पर नहीं, पायलट की सीट पर रहने की पूरी संभावना है। पायलट से इंटरेस्टिंग एक और चीज़ ये ध्यान भी आ रही है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था, इंडिगो के 50% से ज़्यादा उड़ाने डिस्टर्ब हुई पूरे वीकेंड ही पर। आप कहीं ट्रैवल तो नहीं कर? ना, मैं नहीं कर रहा फॉर चेंज, मतलब लंबे समय बाद वीकेंड। मतलब लगभग 3-4 महीनों में ये पहला या दूसरा हफ्ता ऐसा था जब मेरा ट्रैवल नहीं था, और मतलब मैंने बड़ा शांति वाला, आराम वाला हफ्ता निकाला है। बच गए। हाँ, मतलब पहला ही ऐसा था। अटक जाते। और कारण पता चला ना किस वजह से, कि सारे पायलट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं दूसरी कंपनी में। दैट वाज अमेजिंग, मजा आ गया सुन के कि मतलब एक कंपनी के सारे एम्प्लॉयज दूसरी कंपनी में जाना चाहता है। ये वो दिखाता है कि जब आपके एम्प्लॉयज अगर खुश नहीं रहे, दूसरा मौका मिले, जाहिर सी बात है जाएंगे। अब एयर इंडिया नहीं है, टाटा है, और कौन टाटा के साथ काम नहीं करना चाहता। सो भाई जहाँ कॉम्पिटिशन। अच्छा, दूसरा ये कि जेट वापस शुरू हो रही है, आकाशा आ रही है, तो अच्छे दिन आ रहे हैं पायलट्स के और एयरलाइंस कंपनियों के जो स्टाफ है उनके लिए। चलो बढ़िया है। चलिए, तो कंपटीशन बढ़ रहा है स्पेस में और नज़र है। आशा करते हैं कि आज प्रॉब्लम नहीं आए ट्रैवलर्स को इसकी। बट आइए सर, आज का भी थोड़ा सेटअप समझें, आज के संकेत समझें। वैसे तो अमेरिकी बाजार बंद है और फ्राइडे को भी अच्छा एक्शन था, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि डाउ फ्यूचर्स आज नीचे क्यों है। हालांकि आई डोंट नो आज शाम के लिए इसकी कितनी वैल्यू। बाकी भी एशिया ठीक नहीं दिख रहा है, एजेक्स सुस्त है। कुछ संकेत समझाइए सर, चल क्या रहा है? कारण पता नहीं, सीरियसली मैं भी ढूंढ रहा था कि 200 पॉइंट गिरने की कोई खास वजह कुछ है नहीं। वैसे मैं शुक्रवार के डेटा अगर देखूं तो काफ़ी इंप्रेसिव, काफ़ी मजबूत है, अच्छी तेजी हुई है अमेरिकी बाजारों में, डे हाई पर बंद हुए। बॉन्ड यील्ड आपके 20 बेसिस पॉइंट घट कर आए हैं।
घटने की वजह ये समझी जा रही कि रिसेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, इस वजह से ब्याज दरें कम हो रही है। अब उसमें खुशी मनाएं या दुख करें वो समझ में नहीं आता है। 3.18 के आसपास है, अभी 10 अब वापस बढ़ गई 2.98 से 3.18, लगभग वापस वहीं पहुंच गई जहां से मैंने शुक्रवार को गिरे थे। तो कुल मिलाकर ये कि कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरें आप मान कर सकते हैं, चल सकते हैं। कच्चा तेल वही $111 के आसपास से, कोई खास बदलाव है नहीं। तो हमारे लिए दुनिया भर के बाजारों से संकेत है एकदम न्यूट्रल है, क्योंकि अमेरिका में तेजी काफी हुई 300 पॉइंट की, जो कि हमारी उम्मीद से थोड़ी सी बेहतर रही, करीबन 200-250 पॉइंट ज्यादा बढ़े हैं, और जितने बढ़े उतने डाउ फ्यूचर्स नीचे भी हैं। अब अगर हमारा SGX निफ्टी नीचे है तो थोड़ा इस वजह से नीचे कि एक हम शुक्रवार को बढ़कर डे हाई पर बंद हुए, दूसरा ये कि जिसका आज अच्छा हुआ आपने बोला, तो एक विश्लेषण और भी किया जाए कि निफ्टी के कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस, ONGC, क्या इन पर दबाव रह सकता है, इसकी वजह से क्या निफ्टी की तेजी या बढ़त सीमित हो सकती है। तो आज थोड़ा सा हम जब आमतौर पर ये सारा डिस्कशन करते हैं मार्केट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी वार सारे डेटा का, आज हम थोड़ा एक विशेष डिस्कशन रिलायंस पर, ONGC पर, और ये जो नियम बदले हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को लेकर, उस पर भी करेंगे, ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए कि इन स्टॉक्स को लेकर और इंडाइसेस को लेकर क्या व्यू आगे बन सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो मिला जुला रुझान है। ये हफ्ता अहम है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आने वाले हैं, बेरोजगारी के डेटा आएंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, फेड के मिनट्स भी और फेड के मिनट्स भी आने वाले हैं। तो ये दो चीजें इस हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट है। आज छुट्टी है, लेकिन जैसे कहते हैं कि छुट्टी के दिन भी चैन और आराम नहीं है। अगर छुट्टी हो और डाउ फ्यूचर्स ट्रेड ना करे तो छुट्टी जैसी फीलिंग आती है। तो हमारे लिए तो अमेरिकी बाजार खुले टाइप से तो ये है। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं। खाली एक ही चीज है कि ताजा क्या है, ताजा डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी है, ताजा एशियाई बाजारों की कमजोरी है, स्पेशली थोड़े से हांगकांग, ताइवान वगैरह ये बाजार थोड़े से ढीले होते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़े से ऊपरी स्तर पर आपको सावधान भी रहना है। सावधान रहना है, बिल्कुल सर। अच्छा, थोड़ा हमारे बाजार का एक्शन समझाएं सर, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ही सुस्ती हो गई थी, एक अच्छा रिबाउंड आया और रिबाउंड के बाद सीमित दायरे में आपने कारोबार होते देखा। हालांकि फ्राइडे को थोड़ा रिकवरी निफ्टी में आई, टुवर्ड्स एंड ऑफ डे ठीक था। बैंक निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन आउट परफॉर्म भी किया है। बट ये चल क्या रहा है सर बाजार में? कंसोलिडेशन जोन में अटके हुए हैं, इसी में अटके रहेंगे, क्योंकि कोई नया ट्रिगर ऐसा तो नहीं निकल कर आ रहा? कैसे देख रहे हैं सर आप मार्केट को? नहीं, टाइम पास हो रहा है एक्चुअली। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में लोएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है निफ्टी पर, वो मिली 15,750 की, ठीक है, और हाईएस्ट क्लोजिंग मिली 15,850 की। एग्जैक्टली, ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में पिछले पूरे हफ्ते और हाईएस्ट रेंज इंट्राडे में हुई 15,927 की, और लोएस्ट रेंज हुई 15,511 की, जो आपकी शुक्रवार की थी। तो 511 400 पॉइंट की रेंज आपकी निफ्टी की 6 ट्रेडिंग सेशन की पीछे की दिखा रहा है, और 100 पॉइंट की क्लोजिंग बेसिस पे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छे खासे रेंज में। प्रॉब्लम क्या है? 15,800 850 के आसपास आप 2-3 दिन बंद हुए, ऐसा लगा कि ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, करेक्ट। 800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, प्रिसाइजली 775, राइट। लग रहा है ब्रेकआउट हो भी गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, आ गए उसके नीचे, और होके भी वहीं के वहीं रुके। शुक्रवार को एक बार आपको ऐसा लगा कि टूटा गया ये 15,500 तक आ, वापस बंद होते हैं 750। सो आई डोंट नो अभी मार्केट किस चीज का इंतजार कर रहा है ऊपर या नीचे निकलने के लिए। अब देखिए, आज ऐसा लग रहा था वीकेंड पे कि चलो वाह, अमेरिका बहुत बढ़िया बंद हुआ है, 750 हम अच्छी रिकवरी कर गए, ये तो 925 के ऊपर निकलने को तैयार हो रहा है, करेगा। और ये डाउ फीचर्स आपके खराब हो गए। बिल्कुल। सो अभी भी टिपिकली रेंज बाउंड मार्केट ही है, ऊपर में देना ही है और नीचे में लेना ही है, और हमारी स्ट्रेटेजी वही चलेगी जो अभी तक चल रही है। एक्सट्रीम तेजी का मूड बने तब दे देना है, एक्सट्रीम मंदी का मूड बने तब ले लेना है। अच्छा। और वो काम बहुत मुश्किल है, आसान है। अब आप देखिए शुक्रवार को नीचे के लेवल पे कहाँ लिया जाएगा? 500-550 पे लेना आसान थोड़ी है, नहीं है, राइट। लेकिन वही वाली बात है, 2 दिन से आप देखिए 850 925 की रेंज में आता है, वहां बेचना आसान नहीं। ऐसा लगता है अब तो 16,000 पार करने को तैयार। लेकिन तभी आपको भावनाओं पर नियंत्रण करके थोड़ा विपरीत सोचना पड़ेगा और एक चांस लेना पड़ेगा, और वो चांस लेने का एक ही सॉल्यूशन आपके पास है, स्टॉप लॉस। अगर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एक दिन ट्रिगर होगा ऊपर या नीचे की तरफ, किधर होगा और किस दिन होगा ये दोनों नहीं पता, लेकिन जब तक वो ना हो तब तक आपको कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं इस मार्केट में कमाने का। दूसरी चीज जो पिछले हफ्ते हमने शुरुआत में की थी, यही मंडे होगा शायद, कि अब आपको स्टॉक्स पे आ जाना है। आप देखिए 6 दिनों से इंडेक्स आपका एकदम रेंज बाउंड होकर रखा है। 400 पॉइंट की वीकली रेंज है,
100 पॉइंट की क्लोजिंग बेसिस पे रेंज है। जब इंडेक्स आपका कुछ नहीं कर रहा तभी आपको स्टॉक्स पकड़ने होते हैं। और आप देखिए पिछले 2-3 सेशन है, दोनों तरफ के स्टॉक्स आपको प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आपने ढंग के शॉर्ट ट्रेड पकड़े हैं तो भी पैसा बन रहा है, ढंग के लॉन्ग ट्रेड पकड़े तो भी पैसा बन रहा है। सो इंडेक्स में पैसा बनाना थोड़ा सा वापस मुश्किल होता दिख रहा है। मुश्किल इसलिए नहीं कि इंडेक्स आपको मुंह नहीं दे रहा है या आप कर नहीं पाए, मुश्किल इसलिए कि चाल के विपरीत ट्रेड लेना आसान काम नहीं है। भले हम कितना ही बोले, 10 बार बोलेंगे तो आदमी एक बार लेगा और पता चला वही वाला हुआ जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 9 बार तो देखता रहा। एग्जैक्टली ये पॉसिबिलिटी बनती है, कोई इलाज। इसीलिए थोड़ा सा हम इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में, जब तक कि इंडेक्स आपको एक निर्णायक तौर पर ऊपर या नीचे का बड़ा मुंह न दिखाए, तब तक शांति से थोड़ा सा स्टॉक्स पे फोकस करिए। स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होती है, अनडाउटेडली होती है, रिटर्न्स भी ज़्यादा आने की संभावना होती है। इसलिए बेहतर है कि ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी कम रखें, इंट्राडे पोजीशन ज़्यादा रखेंगे तो बेहतर है। सो ये स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा रहना चाहिए। सेक्टर और स्टॉक्स पर फोकस करके कौन सा सेक्टर्स कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है, मजबूत सेक्टर में कौन सा खरीदना है, कमज़ोर सेक्टर में कौन सा बेचना है। ऑयल एंड गैस कमज़ोर है तो वहाँ बेचना कहाँ है, बैंक्स मजबूत है तो वहाँ खरीदना कहाँ है, क्या खरीदना है, थोड़ा सा उस हिसाब से स्ट्रेटेजी करेंगे तो इस हफ्ते पैसा बन जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से स्टॉक्स में थोड़ा आप एक्शन ज़्यादा देख सकते हैं। अच्छा सर, स्टॉक्स की बात निकली है तो ऑफकोर्स फ्राइडे की सबसे बड़ी गिरावट की वजह भी हमें उस पर भी करनी है चर्चा। रिलायंस इंडस्ट्री सर 7.25%, 200 रुपये की ऑलमोस्ट गिरावट आपने एक ही सेशन में देखी है। ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट बाजार पर भी आता है। ये जो खबर आई है विंडफॉल टैक्स की, और बाजार इस पर रिएक्ट कर सकता है, अभी भी आना बाकी, कितनी ज्यादा इंपैक्ट इस पर आ सकता है? थोड़ा बाकी है दीप, और बाकी है। और मेरे ख्याल से 4 से 5% का कट तो और रिलायंस में बनता है इस खबर के दम पे, क्योंकि एक शुक्रवार को पूरी तरह से बाजार इस खबर को समझ ही नहीं पाया था। लग रहा था ऑन द फेस ऑफ इट नेगेटिव है, फिर ये था कि सारी यूनिट्स पे है या जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उन पर लागू नहीं है। लेकिन ये क्लैरिटी के ये जो विंडफॉल टैक्स लगा है वो सब पर लगेगा। करेक्ट, सब पर लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी 100% EOU है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो वहाँ आपके लिए वॉल्यूम्स का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वॉल्यूम्स आप चाहे जितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब फर्क क्या पड़ेगा? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो रिलायंस के हिसाब से आपको समझनी जरूरी है। पहली चीज़ तो है कि रिलायंस के लिए जो बेस्ट प्रॉफिट बनाने का समय होता था वो फिर बीत गया। राइट, जो आप 22, 23, 24 डॉलर के आसपास, 25 डॉलर के आसपास की GRM सोच रहे थे, वो 7-8 डॉलर तो मिनिमम कम होने। अच्छा, इसका इम्पैक्ट है। तो अगर आपके 22 से 24 डॉलर के आसपास के GRMs आपके 12-14 डॉलर या 16 डॉलर 15 डॉलर के आसपास आ गए तो 7-8 डॉलर की तो आपकी गिरावट GRMs में होनी है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से रिलायंस, अगर यही क्रूड आपका 115, 110, 120 डॉलर के आसपास रहता है, जिस पर कि रिलायंस 22-25 डॉलर के GRM बना सकता है आसानी से, और बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंगापुर के GRM 22-23 डॉलर के आसपास चल रहे हैं, रिलायंस टिपिकली वहां से 4-5 डॉलर ऊपर प्रीमियम बनाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतना नुकसान तो आराम से होना ही है। अब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50 से 55% जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका 50 से 55% एक्सपोर्ट से आता है। बिल्कुल। तो रेवेन्यू के हिसाब से बड़ा नुकसान है। प्रॉफिट के हिसाब से अलग अलग अंदाजा है। मेरा यह मानना है 25 से 30 हजार करोड़ के प्रॉफिट का नुकसान रिलायंस को होता है अगर क्रूड आपका 110-120 डॉलर पे बना रहता है। क्रूड नीचे आ जाए तो नुकसान कम होगा, तब तो वैसे ही GRMs आपके कम हो जाएंगे। क्रूड अगर आपका इन्हीं लेवल, क्या हम आज के लेवल से ही गिन सकते हैं, तो आज के लेवल से अगर आप देखें तो उस हिसाब से रिलायंस को करीबन 25 से 30 हजार करोड़ का आसानी से नुकसान होता है। राइट, और इतना ही नुकसान ONGC को भी होता है। हाँ, 25 से बाकी छोटी मोटी है MRPL, वेदांता, चेन्नई पेट्रो, इनके लिए 8 से 10 हजार करोड़ का नुकसान है इनके लिए। तो बड़ा नुकसान जो है वो ONGC और रिलायंस पर दोनों पर लगभग बराबर है। सो आई थिंक अब ये होगा कि या तो एक्सपोर्ट्स ही कम हो जाए कि भाई अगर 4-5 डॉलर ही बनने हैं तो एक्सपोर्ट्स कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्राइस रिस्क भी लेकर चलते हैं। बिल्कुल, 5 डॉलर आजकल क्रूड का ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। Exactly. सो अब ये देखना होगा कि रिफाइनर्स कितने एक्सपोर्ट करते हैं, वॉल्यूम में कितनी कमी आती है, वो है। प्रॉफिट तो आपका पैक हो गया। सो आई थिंक जो बेस्ट पीरियड आप रिलायंस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे मार्जिन के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से, और इसकी एक रीजन और भी है दीप जी, आज ऑलरेडी आप 115 डॉलर के आसपास है, 110 डॉलर के आसपास। अगर ग्लोबल रिसेशन है तो कच्चा तेल और तेज क्यों होगा? करेक्ट, तेजी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। तेजी नहीं होनी चाहिए। तेजी होने का एक ही कारण है कच्चे तेल में, वो है यूरोप की सर्दियां। एग्जैक्टली, यूरोप में सर्दियों के पहले कच्चे तेल की और जरूरत पड़ेगी। तो एक वो डिमांड है। अगर समझो कच्चे तेल की डिमांड, वो तो हर सर्दी में होती है। बिल्कुल, इस बार सप्लाई इश्यू है, लेकिन अगर आपकी डिमांड स्ट्रांग है सर्दियों की वजह, हर साल की तरह, ऐसा नहीं कि इस बार सर्दी ज्यादा, इस बार 20% एक्स्ट्रा कच्चा तेल चाहिए, वैसा नहीं। सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, इसलिए यूरोप की चिंता है। लेकिन सामने
उस डिमांड के सामने अगर ग्लोबली रिसेशन का खतरा अमेरिका का या बाकी देशों का है और वहां पे कच्चे तेल की डिमांड कम हो जाती है, तो आपके लिए कच्चे तेल का भी 120-125 डॉलर पे टॉप हो गया। पीक हो गया। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। सो 120-125 डॉलर के ऊपर कच्चा तेल जाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसलिए मैं बार बार जब मैं सोचता हूं कि हमारे मार्केट की डाउनसाइड रिस्क अब कम है, वो इसी वजह से कि अगर कच्चा तेल और नहीं, इतना तो जो गिरा है वो तो हम मानकर इस पर काम ही कर रहे हैं, और रुपया भी हमारा 79 के आसपास आ गया, वो मानकर चल रहे हैं। तो अब मुझे फ्रेश कमजोरी हमारे बाजार के लिए कब चाहिए? जब 125-130 डॉलर को पार करे कच्चा तेल, या करेंसी हमारे 80 के पार निकल जाए, बिल्कुल। तो हम और ज्यादा कमजोर होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर कच्चा तेल थोड़ा रिकवर हो जाए, थोड़ा गिर जाए, माफ कीजिएगा, और आपका करेंसी स्टेबल रहे, तो फिर हमारे लिए सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप रिफाइनर्स के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट टाइम था वो इनके लिए निकल चुका है, क्योंकि आपका कच्चा तेल अब इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, इसकी संभावना कम है। मना तो नहीं कर सकते, आजकल तो कुछ भी होता है ग्लोबली, हो सकता है, भगवान न करे चाइना कुछ ऐसा काम कर डाले, बिल्कुल, ग्लोबली अचानक से टेंशन और बढ़ जाए। ताइवान पे नजर तो कब से ही है, बनी हुई है, राइट, बिल्कुल। या रशिया यूरोप में एक आध जगह और कहीं कुछ कर दे, पोलैंड, फिनलैंड, पता नहीं क्या क्या, नॉर्वे कब चल रहा है तो इनके नजर में, तो वो मुझे नहीं, वो 140 डॉलर भी कर दे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो ग्लोबल टेंशन क्या हो सकता है वो हमें पता नहीं जी। हमें जो पता है वो है रेसेशन अगर आना है तो डिमांड कम होनी है, तो यहाँ से कच्चा तेल ज्यादा बढ़ नहीं सकता। करेक्ट। ऐसी सिचुएशन में बैक टू इंडिया, हमारे जो रिफाइनर्स हैं, रिलायंस, ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, वेदांता जैसी कंपनियां, उनके लिए जो प्रॉफिट का पीक था वो निकल गया। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में अब रिलायंस के लिए आउट परफॉर्म करना मुश्किल होगा। और रिलायंस को लेकर जो लोगों को लग रहा था कि ये लीडरशिप ले रहा है, 27 रुपए में अच्छा भी लगता है, चार्ट पे भी बढ़िया है, हर तरीके से बढ़िया, लाइफ हाई के आसपास है और बढ़ सकता है, वो चीज अब खत्म हो रही है। अब इस एनालिसिस को एक चीज और गलत कर सकती है जी। एक तो ये कि कोई ग्लोबल टेंशन हो जाए और उससे कच्चा तेल भाग जाए, तब तो ये गलत। दूसरी चीज जो गलत कर सकती है वो रिलायंस के डीमर्जर, जो लंबे समय से बातें चल रही है कि भाई अल्टीमेटली डीमर्जर होंगे, अलग अलग बिजनेस, वो रिलायंस में जोश ला सकता है। जो दो चीजें हैं जो मुझे पता नहीं है कि होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, वो गलत हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ इस इवेंट का आप एनालिसिस करें जो हुआ है विंडफॉल टैक्स वाला, तो आपके लिए रिलायंस का टॉप हो गया एक बार के लिए, क्योंकि अब कोई अच्छी खबर आए तो ही इनको बहुत ऊपर ले जा सके। अदरवाइज मेरे ख्याल से नीचे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब है, आप 7% गिर चुके हैं, 5-7% और गिर सकते हैं, 12-15% से ज़्यादा की। सो मेरे ख्याल से 2200, 2250 के आसपास, इससे ज़्यादा नीचे खराब नहीं होना चाहिए। और ऊपर में अब बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जगह आपके पास बची नहीं। तो हो सकता है थोड़ा आज और खराब हो, और अगर आज एसजीएक्स निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो नो डाउट एशिया का तो है ही है, साथ ही अगर आपके ओएनजीसी, रिलायंस जैसे स्टॉक थोड़े और नीचे खुलते हैं आज, जो कि खुल सकते हैं, तो नेचुरली आपके इंडेक्स पे वो प्रेशर आ तेजी में बैंक्स बचाएंगे नजर हाँ, बैंक्स बचाएंगे, रिलायंस ओएनजीसी गिराएंगे, वही होने वाला है। वैसे इनके रिटेल कारोबार के लिए भी थोड़ी चिंता की खबर है, क्योंकि भारत में हमने देखा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स थोड़ी कम हुई हैं, और ग्लोबली भी एक कंपनी है माइक्रॉन चिप्स बनाती है, उसने डिमांड स्लो डाउन के इंडिकेशंस दिए हैं। सोचो, तो फिर रिटेल कारोबार पर भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है, ये भी बातें चल रही हैं। तो चलिए, रिलायंस पर एक खास फोकस रखना पड़ेगा, और फ्राइडे की गिरावट के बाद थोड़ी और वीकनेस अभी भी आ सकती है, इसका इंपैक्ट अगर देखें। पर आज फिर रिलायंस के अलावा और कहां पर रखनी नजर सर? बैंक्स की भी परफॉर्मेंस कह रहे हैं, क्या कहने संकेत? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड नेगेटिव। संकेतों में कोई बदलाव नहीं, ऑलमोस्ट वही है जो शुक्रवार के दिन थे आपके। अब निफ्टी पर सपोर्ट जोन थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, 15,625, 15,700 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 15,500, 15,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है, जो शुक्रवार के लोज हैं। ऊपरी स्तरों पर 800, 850 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, पार निकलेंगे नहीं, निकले तो 15,875, 15,975 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इनफैक्ट 975 से 925 ही हो जाता है जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी 33,100, 33,200 शुक्रवार का जो लो है, जहां पर अच्छा सपोर्ट लिया, 33,080 का लो बनाया दीप। एग्जैक्टली हम 33,100, 200 की बात लगातार कर रहे थे, वहीं से घुमा है निफ्टी, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा। तो आज भी 33,100, 33,200 ब्रॉडली ये रेंज है। प्रिसाइजली चाहिए तो 33,075, 33,175 होती है। मैंने राउंड फिगर में लिखा है 33,100, 33,200। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, खाली नोट करके रख लें। 32,650, 32,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जो आएगा नहीं। ठीक है। ऊपर 33,650, 33,800 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, जो शुक्रवार को भी दी थी, और शुक्रवार का भी हाई आप देख लीजिए 33,666 है। ठीक है ना, 33,666
33,666 ये हाई बनाया था। वही रेंज आज भी है, 650 से 800 की रेंज रुकावट है। इसको पार करके निकले तो 34,150 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनकर आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। बड़े लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगी? 750 पे आप बंद हुए हैं दीप, नीचे ठीक 25-25 पॉइंट पर सपोर्ट है। 725 और 702 सपोर्ट लेवल है तुरंत। 650-625 मीडियम लेवल है। 550 और 500 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर निफ्टी पर। ऊपर कितना जा सकते हैं? 775 800 दो छोटे लेवल से, 850 890 मीडियम लेवल है, 925 975 फाइनल लेवल। 6 लेवल से काम हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे 8 लेवल है, थोड़े वहाँ ज़्यादा है। 33,550 के आसपास बंद हुए हैं हम। इमीडिएटली जो सपोर्ट है 33,425 33,300 है छोटे सपोर्ट। 33,200 33,100 मीडियम सपोर्ट। 33,000 32,925 32,850 फाइनल सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी पर। ऊपर की तरफ 650 725 ये दो छोटे लेवल्स हैं। 800 900 और 34,000 मीडियम लेवल है। 34,125 34,275 34,350 अगर आए तो वहां तक के लेवल्स ऊपर की तरफ। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशनिंग और पीसीआर क्या कह रहे हैं सर आज के लिए? एफआईएस की पोजीशन डीप 16% है, 15% से 1% बढ़ी है, कोई खास नहीं। अभी भी काफ़ी कम है इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और निचले स्तरों से आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी एफआईएस की तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.14 पर कंफर्टेबल है। सीरीज की शुरुआत में, मंथली सीरीज की शुरुआत हुई है, विक्स 3% घट कर आया, तो डेटा में कहीं कोई खराबी नहीं है, न कोई बहुत बड़ी तेजी न कोई बहुत बड़ी मंदी की तरफ इशारा करने, डेटा ठीक है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बताएं सर फिर मौजूदा लॉन्ग पोजीशंस क्या करना है? स्टॉप लॉस रखना है दीप आपको 15,500 का, ठीक है, क्योंकि दूर हो गया 250 पॉइंट, क्योंकि शुक्रवार का लो है, उतना तो रखेंगे ना आप। और क्लोजिंग बेसिस पे 15,675 का 75 पॉइंट नीचे। 750 850 की रेंज में आप 700 से 850 की रेंज में आप बंद हो रहे हैं, तो 700 से थोड़ा सा नीचे अगर बंद होते हैं 675 पे, तो अब ये स्टॉप लॉस आप 15,675 का कर लीजिए छोटा। जिसको बड़ा स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे वो 15,550 रखे, लेकिन मेरे ख्याल से 15,675 रखना ठीक है एक बार के लिए। एक दिन अगर इसके नीचे बंद होता है आज, तो एक बार हल्का हो जाने में कोई हर्ज ही नहीं है। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस हमारा 33,100 था इंट्राडे और क्लोजिंग शुक्रवार को। 33,080 हुआ, अब उसको अगर किसी ने मान लिया हो गया तो हो गया, क्लोजिंग तो नहीं हुआ जी। अब थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने 33,000 राउंड फिगर में, तो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 33,000 का स्टॉप लॉस रखिए। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे, वो 33,250 का भी रख सकते हैं अगर आपको छोटा रखना है तो ठीक है, वो आपको सुविधा है। आज है सुविधा तो मैं दे रहा हूँ कि 33,250। अदरवाइज ठीक स्टॉप लॉस आपका 33,000 का बनता है, जो आप रखें तो आपका ट्रिगर नहीं होगा। अंडरस्टूड, ये लॉन्ग साइड पे। ठीक है। अब शॉर्ट साइड पे एक ही है सिंपल आपके लिए 15,950 वही स्टॉप लॉस इंट्राडे क्लोजिंग, यहाँ से 200 पॉइंट दूर वही 33,850 इंट्राडे क्लोजिंग बैंक निफ्टी का सेम, कोई टेस्ट ही नहीं हो रही। हाँ हो ही नहीं। आप देखो 7 दिन से ही स्टॉप लॉस काम कर रहा है। 33,811 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली आपकी इस रनअप में, उसके थोड़ा सा ऊपर रखा है। इंट्राडे वैसे 34,175 34,200 होता है, इतना दूर का मुझे देना ही नहीं है, तो 34,850 ठीक है मेरे लिए, परफेक्ट स्टॉप लॉस है, बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस। इतना क्रिस्टल क्लियर स्टॉप लॉस मिलते ही कहाँ है आराम से। ठीक है, डन। नई पोजीशंस फिर खरीदना है निफ्टी, खरीदने के लिए आप रेंज में इंतजार करें। देखिए 15,550 से 15,675 की रेंज है, वहां पर खरीदना है, तो जरूरी नहीं कि 675 पे ही ले ले आप। आपको 675 के आसपास जब आता है तब आपको डाउ फ्यूचर भी देखने, रुपया भी देखना है, बिल्कुल ठीक है, कच्चा तेल भी देखना है, और सब कुछ देख के मन करे तो लेना है। अच्छा हाँ नहीं तो आप इंतजार करें 550 625 की रेंज में आने दें। ओके, वहां पर ज्यादा सेफ, ज्यादा सही जगह खरीदने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है दीप के हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है, ठीक है ना, तो आपके लिए समझना मुश्किल कहाँ खरीदूं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, सो टुकड़ों में ही लेना पड़ेगा, और टुकड़ों में नहीं लेना तो फिर आराम से आप धीमे धीमे खरीदें। तो 15,550 15,675 1,700 पॉइंट की रेंज है, अब यही निकल के आ रही है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है छोटी लेने का। अगर आप मुझे पूछेंगे एक ही लेवल, तो फिर मैं बोलूँगा 550 पे ही लो आप सीधा, ठीक है। और 500 का स्टॉप लॉस क्लियर है। स्टॉप लॉस ये रखना है जिसको छोटा रखना है, 475 करें, 5-25 पॉइंट अपना दिमाग भी लगा लें आप। थोड़ा थोड़ा मैं जानबूझ के कभी कभी ऐसा भी देता हूँ, ताकि आप बिल्कुल ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न चले जाएं कि मैं जो बोलूँ वही 100% मान के, थोड़ा थोड़ा अपना इस्तेमाल करते रहे। Exactly. हाँ वो होना भी चाहिए, खुद के भी गट फीलिंग या खुद के भी लेवल थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के होने चाहिए। जैसे अगर 33,100 स्टॉप लॉस दिया है बैंक निफ्टी का, शुक्रवार का इंट्राडे का, लो बनाए 33,080, ट्रिगर हो गया टेक्निकली यस, और प्रैक्टिकली वो टच हो गया, एकदम आ गया, तो 33,100 के नीचे टिका। अब किसी ने लगा के रखा, ट्रिगर हो गया,
डिसिप्लिन के तौर पे हो भी गया। हो भी गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा स्क्रीन के सामने, जो लोग स्क्रीन के सामने नहीं, उन्हें ऐसे लगा के रखना ही पड़ेगा। और जो स्क्रीन के सामने होते हैं वो देखते हैं टच होके 2-3 मिनट रुक रहा है, 5 मिनट रुक रहा है, तो मैं ट्रिगर करूँ। तो वो अपना अपना जजमेंट है आपके लिए। होता है, बिल्कुल वो ध्यान रखना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो हमने अब सेल की बता सेल दें, की बतानी है। 15,800 से बेचने का मन बनाए, 925 तक बेचे। यहाँ भी 125 पॉइंट की रेंज दी है। 850 925 तो परफेक्ट जगह, बेच ही देना है वहाँ तो। ओके, वहां तो बेच ही पे देना, तो सोचना ही दोबारा नहीं नहीं सोचना। और वहां पे अगर भले हमारी भी आवाज आपको मजबूत लगे, बुलिश लगे, तब भी बेच देना। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम भी तो भावनाओं में बह जाते हैं, मजबूती में मजबूती, कमजोरी में कमजोरी, सबको लगती है, हमको भी लगती है, इंसान ही है। लेकिन हम ट्रेड तो नहीं कर रहे, ट्रेड तो आप कर रहे हो। आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको भावनाओं को ज्यादा काबू में लाना है, हमें कम लाना है। Exactly. ठीक है ना? तो इस रेंज में आने पर आपको बेच ही देना है। 850 से 925 परफेक्ट रेंज है जहां बेचे। ज्यादा गैप से खुल के 800 पे आ गए तो वहां भी सोच सकते हैं आप। 16,000 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो नीचे बनेंगे 775, 750, 725, 700 हर 25 पॉइंट पर। फिर 675, 625 और 550, 525 फाइनल टारगेट। ये सारे हैं अगर आपको मौका मिलता है ऊपर बेचने का तो। डन सर। चलिए, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी है भाई। खरीदना है वही अपना सेम 33,100, 33,200 की रेंज रोज बोल रहे हैं। आज सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया है, 33,300 कर दिया है। 33,100 से 33,300। कोई रीजन? हाँ, एक तो ये कि शुक्रवार का जो हुआ था फॉल, उसके बाद मुझे बैंक निफ्टी में जो एक हल्का करेक्शन मुझे चाहिए था 100-200 की रेंज का, वो मिल गया। दूसरा, आज जो सारे क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं वो थोड़े मेरे जोश बढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा नीचे का इंतजार करना नहीं चाहता जी, कि बहुत इंतजार करें फिर आराम से मिलेगा। हो सकता है 33,425 के नीचे भी ना जाए। और दूसरा ये भी एक दीप, देखो इंडेक्स मैनेजमेंट तो होता ही है, जो आमतौर पर जो लोग बोलते हैं ना, क्या थोड़ा तो होता ही है। हाँ। अगर रिलायंस को ढीला होना है तो बैंक्स को तो चलना ही है, एफएमसीजी को तो चलना ही है ना? सो आई थिंक इसलिए बैंक्स ज्यादा शायद खराब ना हो। तो मैं 33,100, 33,300 की रेंज ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपका 33,000 का होगा। टारगेट 33,425, 502 छोटे टारगेट, 650, 725 मीडियम टारगेट, 33,800, 33,900, 34,125 फाइनल टारगेट। इसके लिए करनी है खरीदारी। ठीक है सर। अब आइए, इंटरेस्टिंग चीज है सबसे, बेचने वाली है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पैसे बन भी सकते हैं, लग भी सकते हैं। Okay. लेकिन ये एक्शनेबल ट्रेड नजर आता है। अच्छा। और ये है बेचने का। 33,650 से लेकर 33,800 की रेंज में। 650 पे मूड बनाइए, ज्यादा दूर नहीं है, जहां आप बंद हो वहां से 100 पॉइंट ही दूर है। करेक्ट। 725, 850 दो अच्छे लेवल है जहां, 725 और 800 दो अच्छे लेवल है जहां बेचना चाहिए। बेचिए भी। रोज में स्टॉप लॉस 34,000 का दे रहा हूँ दीप, इस रेंज में बेचने का, कि 33,650 से 33,800 की रेंज में बेचिए। स्टॉप लॉस 34,000 का। आज स्टॉप लॉस छोटा कर दिया है, 33,850 का, सिर्फ 50 उसमें काट लेना है। अच्छा। अगर 33,850 के ऊपर नहीं गए फिर अगले एक्स्ट्रा 150 पॉइंट भी नहीं देने, भले ही बाद में नीचे आ जाए। क्योंकि बैंक निफ्टी आज ताकत दिखाएगा तो भी आज ही दिखानी है, और मार्केट परफॉर्मर रहना है तो भी आज ही रहना है। सो आई थिंक अगर बेचना है 725, 800 पे बेचिए, 650 से मूड बनाइए, 850 का ट्रिगर हो जाए तो थैंक यू कर लीजिए। ओके। इसीलिए मैंने एग्रेसिव ट्रेडर लिखा है, और एक ही स्ट्रेटेजी एग्रेसिव ट्रेडर वाली है, अलग अलग नहीं है। ठीक है। टारगेट जो बनेंगे आपके 33,500, 33,425 और 33,300 छोटे टारगेट हैं, 33,200, 33,125 और 33,075 मीडियम टारगेट, 33,000 का फाइनल टारगेट। अंडरस्टूड। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए बेचने की तरफ बन सकती है। डन सर। चलिए, तो इंटरेस्टिंग है। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ सेल कॉल आ रही है, अदरवाइज आप लेवल्स का इंतजार करें, बाजार में एक्शन आपको दिखेगा। अपडेट्स कुछ और भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एमएनएम के अपडेट्स आए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट्स आए, उस पर भी करेंगे फोकस। आइए जान लेते हैं कहाँ हैं आज की खबरें, क्या कह रहे हैं ये सारे अपडेट्स, ऑटो सेल्स कैसी रही हैं, और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, वहां पर क्या आपको समझना है। वरुण, अरमान और साथ ही आशीष है हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी? गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स भी काफ़ी सारे और खबरें तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले ट्रिगर्स में तो मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे आपको नजर रखना है क्योंकि बोर्ड की बैठक है, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने वाले हैं ये। इसके अलावा टाटा मोटर्स की एजीएम है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। मच अवेटेड बजाज ऑटो का बायबैक जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी 2023 को ये बंद होने वाला है। 2,500 करोड़ का बायबैक है, 4,600 रुपये का यहाँ पे बायबैक का प्राइस है। एक्स डेट जेएसडब्ल्यू स्टील फाइनल डिविडेंड 17 रुपये 35 पैसे, पेट्रोनेट एलएनजी 4.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड, और ईकेआई एनर्जी बोनस शेयर 3:1 यहाँ पे एक्स डेट है, तो आपको नजर रखनी है। रिकॉर्ड डेट है matrimony.com, बायबैक की रिकॉर्ड डेट आज से है, और आपको बायबैक का प्राइस तो पता ही है 1,150 रुपये प्रति शेयर का। एक्सप्रो इंडिया बोनस इशू 1:2 की भी आज रिकॉर्ड डेट है, और ग्लोबल
यूएस में मार्केट जो है वो आज छुट्टी है। इसके अलावा ऑटो सेल्स नंबर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है टीवीएस मोटर्स। अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर सेल्स जो है इस कंपनी की हमारे अनुमान ये 2.38 लाख यूनिट रही है, हमारा अनुमान 2.75 लाख यूनिट का था। जून में कुल बिक्री जो है उसमें करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जून में कुल बिक्री जो है करीब 54,096 यूनिट्स के आसपास रही है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 59% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। आयशर मोटर्स जून में मोटरसाइकिल की जो बिक्री है उसमें साल दर साल अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, करीब 43% के आसपास की, लेकिन मंथ और मंथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत गिरावट जो है ये देखने मिली है। और हीरो मोटोकॉर्प जून में कुल बिक्री जो है 4,84,000 यूनिट के आसपास रही है। तो यहाँ पे भी जो नंबर्स है वो थोड़े बहुत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। साल दर साल जाहिर सी बातें बढ़ोतरी है, मंथ और मंथ थोड़ी बहुत सुस्ती जो है वो यहाँ पे देखने मिले, तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो ऑटो सेल्स के तो आंकड़े आए ही हैं और भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, खबरें हैं। अरमान, मॉर्निंग बताएं क्या है आपके पास? देखिए, सबसे पहले एनएमडीसी पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है, क्योंकि जो उनमें जून की जो टोटल बिक्री आई है वो बिक्री लगभग 40% घट कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन भी लगभग 14% गिर कर आता हुआ दिखा है। नेशनल फर्टिलाइजर में भी अप्रैल से जून जो तिमाही रही है उसमें जो कुल फर्टिलाइजर की बिक्री है वो 47% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप और ये जो उनको बिक्री करी है वो रिकॉर्ड बिक्री आती हुई दिखी है। HDFC जिसमें जो इनका लोन बुक है वो लोन बुक लगभग 74% बढ़कर आती हुई दिखी है और ये 12 महीने में लगभग 32,500 करोड़ की इंडिविजुअल लोन की लगभग उन्होंने बेचा है। और इसी के साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें HDFC ने ये कहा है कि वो लगभग $75 करोड़ ऑफशोर डेट के जरिए जुटाने वाले हैं और उसका यूज़ करेंगे, वो उसका उपयोग करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। इंडसइंड बैंक पर भी ध्यान रखिएगा जिसमें जो नेट एडवांसेज हैं उनके वो 18% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। वही डिपॉजिट्स जो हैं वो लगभग 13% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। फेडरल बैंक जिनका कासा डिपॉजिट जो है वो लगभग 15% बढ़कर आया है। वहीं अगर ग्रॉस एडवांसेस की बात करेंगे, ग्रॉस एडवांसेस लगभग 16% बढ़कर आते हुए दिखे हैं और जो कस्टमर्स डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर भी लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। IDFC फर्स्ट बैंक जो उनके फंडेड असेट्स हैं लगभग वहाँ पे 21% की बढ़ोतरी देखी गई है और अगर कासा डिपॉजिट्स की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 22% का उछाल देखा गया है। कर्नाटका बैंक उनका कासा जो है वो लगभग 12.52% से बढ़कर आता हुआ दिखा है और उसी के साथ साथ जो उनके ग्रॉस एडवांसेज हैं वो लगभग 12.6% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। CSB बैंक जिनका Q1 में जो टोटल डिपॉजिट्स है वो लगभग 8.6% बढ़ा है और अंत में हिंदुस्तान जिंक जो इनका माइनिंग मेटल है वो 14% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर रिफाइंड जिंक की बात करेंगे तो वहां पर भी आप जो देखेंगे उत्पादन जो है वो 10% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये तो है आपके लिए कुछ और अपडेट्स, पर ढेरों अपडेट्स और खबरें और भी हैं। और वरुण बताएं सेकंड राउंड में आपके पास क्या है? तो सबसे पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि स्टैंड अलोन आय जो है करीब 9,806 करोड़ के आसपास रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 5,000 करोड़ के आसपास की, तो एक बेहतरीन बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली है। देखना होगा इसका इम्पैक्ट कितना होता है एवेन्यू सुपरमार्ट पे। और 30 जून 2022 तक कुल स्टोर्स की संख्या जो है 294 हो चुकी है। HDFC लिमिटेड HDFC बैंक पे नजर रखिएगा कि मर्जर के लिए एक्सचेंजेस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि BSE और NSE से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस कंपनी को मिल चुका है। दीपक नाइट्रेट गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नांदेसरी प्लांट जो है उसका क्लोजर ऑर्डर जो है वो हटाने के निर्देश दे दिए। आपको याद होगा जो आग लगी थी उसके बाद ये ऑर्डर दिया गया था। 2 महीने के लिए प्लांट जो है उसके हिस्से को ऑपरेट करने की अनुमति जो है वो मिल चुकी है इस कंपनी को, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसका देखने मिलेगा। इंटरग्लोब एविएशन कल सबसे ज्यादा खबरों में यही कंपनी थी क्योंकि देश भर में इंटरग्लोब एविएशन की काफी सारी उड़ानें जो है उसमें देरी हुई है, जिसपे DGCA ने इस कंपनी से जवाब मांगा है कि इसकी क्या वजह थी। आज भी अब तक करीब 250 से ज़्यादा उड़ानें जो है वो प्रभावित हुई है। इस तरह की खबरें जो है कल आई थी, तो कहीं ना कहीं 250 फ्लाइट जो प्रभावित हुई है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ग्लेनमार्क फार्मा US FDA से औरंगाबाद में फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसका इंस्पेक्शन किया गया है। 27 जून से 1 जुलाई के बीच में इंस्पेक्शन के बाद US FDA ने कंपनी को एक ऑब्जर्वेशन और फॉर्म 483 जो है वो जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे नजर रखेगा। जोमेटो पे नजर रखेगा क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए 1 जुलाई से फूड लेबलिंग जो है उसके नियम अनिवार्य हो चुके हैं, यानी कि खाने के पैकेट पर पोषक तत्व, कैलोरी और एलर्जी कंटेंट जो है उसकी जानकारी देना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा खबर एक ये भी आ रही है कि HNI जो है यानी कि इस कंपनी के जो HNIs है उन्हें इस कंपनी पे एलिगेशन लगाया है कि समय पर ब्लिंकिट खरीदने के बारे में एक्सचेंजेस को इन्होंने सूचित नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो लगातार
HNIs के भी अब रडार पे आ चुकी है। इसके अलावा ITC, गोडफ्रे फिलिप्स, VST पे नजर रखेगा, क्योंकि रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी की तरफ से बयान आया है कि अभी टबैको पे टैक्स जो है उसको बढ़ाने की कोई भी योजना नहीं है। ऐसे निर्णय जो है वो सिर्फ बजट में लिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कैपिटल गेन टैक्स या मार्केट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव करने का कोई भी प्लान फिलहाल नहीं है। और आखिरी में मुथूट फाइनेंस, RBI ने 150 नई ब्रांच खोलने के लिए मंजूरी दे दी इस कंपनी को। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और अपडेट्स और खबरें। अरमान बताएं, फाइनल सेट ऑफ खबरें कौन सी हैं आपके पास? सबसे पहले GR इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंपनी को जो है पंजाब सरकार के लिए वो NH15 जो रोडवे है उसके लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये पंजाब सरकार से जो उनको ऑर्डर मिला है वो लगभग 57.5 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। दिलीप बिल्डकॉन, जिसमें गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए कंपनी L1 बीडर घोषित की गई है। और ये जो प्रोजेक्ट की कुल लागत है वो लगभग 702 करोड़ है और इसको पूरा किया जाएगा लगभग 26 महीनों में। बिरला सॉफ्ट, जिसमें 15 जुलाई में शेयर बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट है। पैसालो डिजिटल, जिसमें 6 जुलाई को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें जो प्रमोटर BS अजय कुमार साहब हैं उन्होंने लगभग 1.26% हिस्सेदारी बेची है और अब हिस्सेदारी उनकी 14.26% से घटकर 13% हो चुकी है। कैम्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है उन्होंने लगभग 2% हिस्सेदारी बेची है और उनकी हिस्सेदारी अब घटकर लगभग 3% के आसपास हो चुकी है। वोखाट पर भी ध्यान रखिएगा अंत में, जिसमें कंपनी में प्रमोटर्स ने लगभग 30 लाख शेयर्स बेचे हैं और अब प्रमोटर्स की जो कुल हिस्सेदारी है वो 68.04% से घटकर लगभग 66% हो चुकी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और प्रमोटर फंड एक्शन भी आते हुए। पर आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, आइए इस पर भी एक बार डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं सबसे पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। टॉप के साथ शुरुआत करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज सुर्खियों में, यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। देखिए ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। ये मॉर्गन स्टैनली का व्यू सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ कि ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और अभी तक अपने टारगेट प्राइस या रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। स्टॉक लुढ़क कर करीब 2400 के आसपास आ गया है। जो शुक्रवार को गिरावट आई थी, इसमें 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। 3253 का लक्ष्य अभी भी बरकरार रखे हुए, लेकिन मान रहे कि जो गवर्नमेंट का मूव आया इसके बाद परमानेंटली $6 से $7 प्रति बैरल के लोअर रिफाइनिंग मार्जिन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जेफरीज ने अपना व्यू थोड़ा सा बदला है, क्योंकि खरीदारी की राय तो दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें मामूली ₹50 की कटौती की है। फिलहाल अगर आप देखें तो 2950 से घटाकर 2900 कर दिया है। मैक्वारी लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य 1850, लेकिन गोल्डमैन सैक्स बुलिश है, खरीदारी की राय को बरकरार रखे ₹3240 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा ONGC यहाँ पर भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य देखिए काफी काटा है, 285 से घटाकर ₹210 कर दिया है। JP मॉर्गन ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, पहले ओवरवेट की राय दे रहे थे, अभी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी देखें तो 210 से घटाकर 155। लेकिन मैक्वारी ने अपना व्यू नहीं बदला, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा। 131 पे स्टॉक लुढ़क कर आ गया, अभी भी ₹210 का जो व्यू है बरकरार रखे हुए। मक्वायरी की रिलायंस पर रिपोर्ट 1850 का टारगेट है जी सर, 2400 का दाम है, वहां पर टारगेट इतना नीचे का है। ONGC पे 210 का टारगेट है, इतना ऊपर का। ऐसा कैसे है? सेम ब्रोकरेज रिपोर्ट, सेम स्पेस की दोनों कंपनियां, तो सेम ही खबर के बाद आई सेम ही खबर। प्राइवेट पे ज्यादा मार पड़ेगी इसके लिए, ये जो खबर आई है ना, इसका प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ज्यादा इसके लिए ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो प्राइवेट प्लेयर जैसे कि रिलायंस है उसको ज्यादा डाउनग्रेड ज्यादा। बताइए सर। इसके अलावा IT स्टॉक्स भी देखें तो रडार पर रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टारगेट कट्स आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए विप्रो, यहाँ पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो काफ़ी घटा है, 430 से घटाकर 370 कर दिया, 422 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो TCS, यहाँ पर भी देखिए JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो है बुल वर्सेस बेयर देखने को मिल रहा है, क्योंकि JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य घटा है 3100 से घटाकर 2800 कर दिया है, 3315 की क्लोजिंग है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य इनफैक्ट बढ़ा है, 3596 से बढ़ाकर 3738 कर दिया है। सिमिलर केस आपको इन्फोसिस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 1850 से घटाकर 1700 कर दिया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, 1703 से बढ़ाकर 1781 कर दिया है। HCL टेक पर देखिए JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य इन्होंने काटा है, 950 से घटाकर 850 कर दिया है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 932 से बढ़ाकर 981 कर दिया है। टेक महिंद्रा पर दोनों बेरिश हैं। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1400 से घटाकर 1200 कर दिया है
गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य जो है 1103 से घटाकर 1068 कर दिया है। तो ये कुछ आईटी स्टॉक्स है जो आपके रडार पर रहने चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो रहे आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स, स्पेशली रिलायंस पर है नजर। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु और भी ढेर सारी रिपोर्ट्स है। एलएनटी पर देखिए, मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2030 रुपए का लक्ष्य दिया है, 1572 की क्लोजिंग है। हीरो मोटोकॉपर नोमेरा ने जो है न्यूट्रल की राय दी है, 2720 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स भी रडार पर रहेंगे, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील पर जो है जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य जो है 450 से घटाकर 405 कर दिया है। हिंडाल्को पर जो है होल्ड की राय दी है और लक्ष्य इन्होंने भी काफी काटा है, 440 से घटाकर 310 कर दिया, 341 की क्लोजिंग है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक पर देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली की एक और बैंकिंग स्टॉक पर रिपोर्ट आई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 32 रुपए पे स्टॉक चल रहा है, 33 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, अंत में 920 रुपए का लक्ष्य दिया है, 720 रुपए की जो है क्लोजिंग है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज पूरा का पूरा फोकस और एक्शन भी। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार और आज हफ्ते की शुरुआत में वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी तैयार हैं और लंबी छुट्टी के बाद सुमित जी भी तैयार हैं। हिमांशु जी, सिमी जी और जैन साहब, आप सबका स्वागत है। फॉर ए चेंज लेडीज फर्स्ट। सिमी जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का पिक ऑफ द डे होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। मार्केट अगर वीकनेस के साथ खुलेगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक 1075 के आसपास खुल सकता है, आ सकता है, तो उसी रेंज के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 1065 का स्टॉप लॉस होगा, पर मैं 1125 का पहला टारगेट, 1148 का दूसरा टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। सारे जो लेवल्स मैंने दिए हैं सारे कैश लेवल्स हैं। ओके, खरीदना क्या रेंज के आसपास खरीदना है आपने बताया? या 1080 से 1070 के बीच में। 1080 इस रेंज में खरीदना है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सुमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तबीयत ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग जी। अनिल जी बिल्कुल ठीक है, और अभी थोड़ा सा गले में खराश है, बट ठीक है एकदम अभी तबीयत। चलिए बढ़िया है। बीच बीच में जहां भी मौका लगे गला दबाते रहिए, मतलब ऐसा हल्का फुल्का वाला, ज्यादा नहीं। जिस जो आपको पसंद हो उनसे दबाइएगा, और जिनसे कुछ आपका कभी कुछ कहा सुनी हुई हो उनसे दूर रहिएगा। बताए सर, पिक ऑफ द वीक। जी अनिल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिल जी पिक ऑफ द वीक के तौर पे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर 715-719 के आसपास खरीदारी करें। टाटा कंज्यूमर के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा बाउंस बैक लोअर लेवल से देखा है, तो स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 695 का बनेगा। 695 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करनी है, और ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 745 रुपए से लेके 750 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में इस हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा टाटा कंज्यूमर। ओके, तो टाटा कंज्यूमर है इस हफ्ते के लिए पसंद का शेयर, खरीदारी करने के लिए आज से। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरे को बिकवाली की राय है, पिक ऑफ द वीक में मैं लाया हूं अनिल जी सेल साइड की कॉल, और मेरी बेचने की राय है कॉनकॉर पर। ओके, कॉनकॉर में टेक्निकली एक ब्रेकडाउन हुआ था लास्ट गुरुवार को, फ्राइडे को हल्का सा पुल बैक आया था, तो पुल बैक को यूज करना चाहिए कॉनकॉर को बेचने के लिए। 636 का स्टॉप लॉस है, 550 से लेकर 555 के टारगेट जोन के लिए कॉनकॉर में बिकवाली की राय है, और जो लेवल्स मैंने दिए हैं ये कैश मार्केट के लेवल्स है। ओके, कैश के लेवल्स के साथ यहाँ पर बिकवाली करें, बेचना है फ्यूचर्स में, लेवल्स एडजस्ट कर लें, ये आपके लिए। इसको कॉनकॉर को कैश लेवल्स कर दीजिए, यहाँ पर बिकवाली करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई। आइए हिमांशु जी से भी पूछा जाए उनके पसंद का शेयर। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी खरीदारी की राय है फेडरल बैंक में, जो कि मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक रहेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन जोन में एक अप स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है इनफैक्ट, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी इस हफ्ते में आते हुए नजर आ सकती है। तो कैश लेवल के अकॉर्डिंगली 92 रुपए तक यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 89 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 100 रुपए का टारगेट इस हफ्ते में मुझे आता हुआ नजर आता है। फेडरल बैंक मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय, 89 के स्टॉप लॉस, 100 रुपए तक के टारगेट के लिए। जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और मैं पहले तो वीकेंड शो में मैंने जो स्टॉक्स दिए थे उनके बारे में एक बार अपडेट दे दूं।
मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे टीसीएस दिया था, जो करेंसी में अब डिवैल्यूएशन हो रहा है और जिस तरीके से रूपी कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा था, और प्लस जो आईटी स्टॉक्स पहले पिटाई खा चुके थे और अब बॉटमिंग आउट प्रोसेस भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि टीसीएस कैन डू वेल। और दूसरा मैंने ऑटो इंसुलरी स्टॉक है एंड्योरेंस, जिसके नाम ही एंड्योरेंस है, काफी अच्छी स्टॉक है, काफी अच्छी कंपनी है और एंड्योरिंग रिटर्न्स देते हुए आई है, काफी नीचे के लेवल से भी रेकमेंड किया है। वो है पोजिशनल पिक के तौर पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। और एसकेएफ इंडिया अगेन हमारे कुणाल जी की भी फेवरेट स्टॉक है, और एसकेएफ इंडिया, तो दो ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स मैंने दिए क्योंकि ऑटो इंसुलरीज अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज बाकी है। तो ये तो हो गए मेरे लास्ट वीक की अपडेट। और इस वीक के लिए मैं टॉप, मेरी जो पिक ऑफ द वीक है वो है विनाती ऑर्गेनिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। अगेन गजब का परफॉर्मेंस, गजब की क्वालिटी और बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी है। और कुछ मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक और आईटीसी एंड एचयूएल, ये स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और छोटे स्टॉक्स में यानी कि एफएनओ वाले हो गए, एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आईटीसी एंड एचयूएल। और छोटे स्टॉक्स में जो मेरा जनरली मैं काफी बार वही देता हूं हर बार, मॉन्टे कार्लो एंड सियाराम सिल्क मिल्स, तो मुझे लगता है कि इस पे ध्यान दें। सो कुल मिला के 7 स्टॉक्स ये मैंने दिए। ठीक है, ओके, तो ये है आपके लिए जेन साहब की तरफ से लंबी लिस्ट स्टॉक्स की जो उन्हें पसंद है। जय ठक्कर भी हमारे साथ है तैयार। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं इस हफ्ते की पसंद का शेयर आपका। Very good morning to you, Anil ji, and good morning to you, Deep. Anil ji, 3M India pick of the week है मेरा। 21,905 के आसपास इसका क्लोजिंग है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको ऑन क्लोजिंग बेसिस लगाना होगा 20,300 का, थोड़ा वाइडर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, पर टारगेट्स भी अनिल जी जबरदस्त निकल कर आ रहे हैं। 2 टारगेट्स दूंगा। पहला टारगेट है 24,125 का, 24,125, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 25,000 एग्जैक्ट। सो 24,125, 25,000, ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे 3M इंडिया को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त एक रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिली और एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। हैज मैनेज टू क्लोज नियर 200 डेमा, 50 डेमा के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल पैटर्न जिसने डेली चार्ट्स पर फॉर्म किया है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, उसके नेकलाइन पे अच्छी तरह से क्लोज हुआ है। डेली, वीकली दोनों ही इंडिकेटर्स आर वेल इनटू द बाई मोड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से रीटेस्ट हुआ है उसके नेकलाइन को, दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जनरली ऐसा ब्रेकआउट आता है, फिर रीटेस्ट होता है और फिर अपवर्ड जर्नी फिर से स्टार्ट होती है, और वॉल्यूम्स के साथ ये पैटर्न में से ब्रेकआउट आया था। तो देयर आर मेनी टेक्निकल एविडेंसेस विच सजेस्ट और इंडिकेट्स कि ये स्टॉक में इस लेवल से एक अच्छा बाइंग देखने मिल सकता है, इसलिए 3M इंडिया मेरा रहेगा पिक ऑफ द वीक। ओके, तो 3M इंडिया है पिक ऑफ द वीक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय पिछले बुधवार को कुणाल जी ने भी अपनी पसंद के शेयर के तौर पर ये दिया था, और वही फॉर्मूला मंसल जी, सेम फॉर्मूला आपसे सब लोग सीख रहे हैं। आप क्या लग रही कि मतलब जब कुछ समझ में ना आए तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनी वाले भारी भरकम शेयर दे दें जो कोई खरीद ना पाए, ऐसा जय ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं अनिल जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए अनिल जी, सारे ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय वाली कंपनी वाले स्टॉक भागते हैं, और अनिल जी जैसे जय ने दिया है तो ये डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से भागेगा। तो डेफिनेटली अनिल जी स्किल दिखाता है कि रुके हुए शेयर, जो बड़े हुए महंगे शेयर हैं जो चलते नहीं है, कभी कभी चलते हैं। अमूमन देखिए अनिल जी, ये तो तब हुआ ना कि स्टॉक दिया और गिरा नहीं, चलिए वो अलग बात है, बट स्टॉक बढ़ जाए तो सिलेक्शन ठीक है। और अनिल जी कन्विक्शन है मेरा भी, ये स्टॉक बढ़ेगा। तो अनिल जी ऐसा कुछ नहीं है कि जय ने काम नहीं करा है, काम करके आए हैं और स्टॉक भागेगा। शोले का डायलॉग याद आ रहा है मुझे, वो बहुत याराना लगता है। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा मुंबई में आपकी मुलाकातें ज्यादा हो गई, आपस में सारे एक्सपर्ट की थोड़ी सबकी बॉन्डिंग ज्यादा ही है, एक दूसरे को सपोर्ट। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, एक चीज व्हेन आई गॉट मैरिड तो एक चीज सीखी थी कि ना, खुद की इमेज कैसी भी हो घर पर, दोस्तों की इमेज अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज अनिल जी सीखी है कि ऑन एयर मतलब कि ना सबको एक दूसरे को बचा के चलना चाहिए। आपकी गुगली अनिल जी कब किसकी तरफ आएगी पता नहीं चलता है, वो तो बच पाए ना बच पाए, दोस्तों बचाएंगे अनिल जी। दूसरी वाली तो ठीक है, पहली वाली आपकी पर्सनली आप जानो। दूसरी वाली में तो मैंने पकड़ ही लिया, मैंने कहा आप एक दूसरे को बचा रहे हो। पहली वाली का तो अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, नो कमेंट्स। चलिए आइए कुछ स्टॉक्स पर करते हैं बातचीत, क्योंकि ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आज रिएक्शन आने वाला है। M&M, आइशर, हीरो और टीवीएस, ये सारे के सारे अपने ऑटो सेल्स पर रिएक्ट करेंगे। टीवीएस पिछले हफ्ते यहां पर थोड़े रिकमेंडेशंस भी आए थे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हिमांशु जी क्या कहेंगे टीवीएस के चार्ट्स पर सर?
दीपांशु जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है टीवीएस मोटर्स। इनफैक्ट अगर मैं ऑटो सेगमेंट की बात करूं और टू व्हीलर स्पेस की बात करूं तो टीवीएस मोटर एक लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले काफी समय से। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक ओवर स्ट्रेच होती हुई नजर आई है रैली, तो मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी के लिए अगर कोई डिप मिलता है तो अच्छी एंट्री लेवल्स हो सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पर 815 820 का जोन। अगर कभी मार्केट की वॉलेटिलिटी के दौरान उस तरफ के सपोर्ट्स टेस्ट करता हुआ ये स्टॉक नजर आता है तो वहां पर इस स्टॉक में एंट्री करने के बेहतरीन लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे चल के और अपसाइड दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। एमएनएम पर तो ऑलरेडी सिमी जी का भरोसा भी है। हीरो मोटो आइशर यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर, और मारुति इनके अपडेट्स भी आते हुए दिखे थे तो ये भी फोकस में रहेगा। सुमित जी भी वापस आ गए हैं। एक बार जरा एचडीएफसी बैंक पर राय ले लें। एचडीएफसी की तरफ से सुमित जी बढ़िया अपडेट्स आते हुए दिखे, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। एचडीएफसी बैंक के अपडेट काफी बढ़िया रहे हैं। एक बार पहले जरा एचडीएफसी का चार्ट देखें। अच्छी रिकवरी थी फ्राइडे को, 2200 के ऊपर बंद होने में ये कामयाब रहा। क्या राय है सर एचडीएफसी लिमिटेड पर? देखिए दीपांशु, एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड है और मार्केट की वॉलेटिलिटी और करेक्शन के अंदर एचडीएफसी के अंदर कुछ खास गिरावट आया नहीं है। लास्ट वीक अपसाइड मूव देखने को मिला है और ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जैसे 2220 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा एचडीएफसी तो फिर मोमेंटम और स्ट्रांग होगा और 2280 से 2325 रुपए तक के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में एचडीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 2280 2325 ये लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, और खबर तो यहाँ पर यह भी है कि मर्जर के लिए एचडीएफसी बैंक को एक्सचेंजेस की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, तो एटलीस्ट एक और पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द मर्जर। दीपक नाइट्राइट ये एक और काउंटर है जो फोकस में रहेगा। जय, जरा इसके चार्ट देखें। जो इनका वडोदरा में प्लांट था, क्लोजर नोटिस आ गया था, आग लगने के बाद बड़ा रिएक्शन भी आया। अब उस क्लोजर नोटिस को वापस ले लिया गया है 2 महीने के लिए। प्लांट में एटलीस्ट 50% क्षमता के साथ कुछ एरियाज में ये कामकाज कर सकते हैं। चार्ट क्या कहते हैं दीपक नाइट्राइट? अच्छा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस पहले तो मैं कहूंगा कि दीपक नाइट्रेट में आपको देखने मिल रहा है। एक टेक्निकली एक फॉर्मेशन भी हुआ है एक पैटर्न का जिसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग वेज पैटर्न भी अच्छी तरह से फॉर्म हुई और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए लोअर लेवल्स पर ये स्टॉक में दीपांशु अगर करेक्शन आता भी है फर्दर देन इसका सपोर्ट है 1620 के रेंज में। 1600 टू 1620 इज अ गुड सपोर्ट रेंज विच इज 100 पॉइंट्स डाउन 5%। बट देन अगर ये पैटर्न का बाउंस बैक आता है, देखने मिलता है हमें जनरली जो देखने मिलता है फॉलिंग वेज के बाद, तो लगभग 2060 से लेकर 2200 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड 2060 2200 ऑन द अपसाइड, 1600 ऑन द डाउन साइड। सो और डाइवर्जेंस भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपक नाइट्रेट में तो डेफिनेटली इस लेवल्स पर भी अगर थोड़ी बहुत भी डिप मिले सो डेफिनेटली बाइंग साइड पर एक चांस लीजिए बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और खबर भी अच्छी है। चलिए नजर रखते हैं दीपक नाइट्राइट पर। आइए कुछ और स्टॉक्स पर करें बात, उससे पहले एक बार कर लेते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।